हेलो गाइस, वर्कशॉप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं बेसिक कवर करने के लिए जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 के। तो स्टार्ट करते हैं। हमें 1.2 में जो भी पढ़ाया जाएगा बेसिक्स वो सारा मैं बताऊंगा और क्लियरली विद एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी आई विल गिव। एनसीईआरटी के एग्जांपल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एम्प्टी सेट और नॉट एम्प्टी सेट के बारे में, मतलब जो एम्प्टी सेट है नहीं और एम्प्टी सेट है। और दूसरा एम्प्टी सेट को हम किस किस तरीके से और बुलाते हैं वो भी आप सुन लीजिए। एम्प्टी सेट को आप देख सकते हैं, नल सेट भी बुलाएंगे, नल सेट, इनके नेम बता रहा हूँ बहुत। और एक और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये तीन नेम फेमस तो हैं, पर अधिकतर एम्प्टी सेट लिखकर आता है। पर आप तीनों को याद कीजिए, पता नहीं आगे क्या होगा, तो आप तीनों को याद कीजिए कि इनको ये कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर आप ऐसा सेट बोल रहे हो जिसमें आपको ये पता ना हो कि उसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बच्चा है जो क्लास 10th में और 11th में पढ़ता है। मुझे मुझे बताइए, ठीक है, क्लास 10th में और 11th में पढ़ता हो तो ये बताइए, जो बच्चे हैं वो क्लास 10th में और 11th दोनों में साथ में कैसे पढ़ सकते हैं? तो जब ये एक फिक्स्ड वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, कलेक्शन नहीं है कि हम बच्चे गिन लें और वो 10th के भी हों और वो 11th के भी हों, मतलब दोनों क्लास में पढ़ते हुए बच्चों को गिन लें, बच्चों का सेट बना लें। कैसे बना सकते हैं? जो बच्चे होंगे वो 10th में पढ़ेंगे या 11th में बनेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त हम सेट ना बना पाए, वेल डिफाइंड ना बना पाए, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं बन सकता, तो वो होता है एम्प्टी सेट। और उस वक्त हम लोग कैसे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को? एम्प्टी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करली ब्रैकेट बनाते हैं और फिर यहाँ पे कुछ भरते हैं। हम यहाँ पे क्या भरते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट भरते हैं ना। तो ऐसे वक्त में एम्प्टी सेट में मैंने आपको समझा दिया एम्प्टी सेट क्या होता है। जो वॉइड हो, जो नल हो, जो खाली हो, जिसमें हमें वेल डिफाइंड नहीं पता हो, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइन में बनाना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको किया, मतलब सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक इसे 5 बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन है। अभी नॉट एम्प्टी सेट क्या होगा? जो एम्प्टी सेट नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ फिल होंगे क्लास। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो ऐसे बच्चों के कलेक्शन बताइए जो सिर्फ क्लास 10th में पढ़ते हो, तो ये वेल डिफाइंड है ना। तो अगर ये वेल डिफाइंड है और उन बच्चों को गिना जा सकता है और इन बच्चों को गिन के भरा जा सकता है कि यहाँ पर 21 बच्चे हैं या फिर इस नाम के बच्चे हैं, तो वो एक नॉट एम्प्टी सेट होगा, कि वो खाली नहीं है, वो वेल डिफाइंड है, तो वो नॉट एम्प्टी सेट होता है। तो ये समझ गए आप। अब समझिए फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इसके बारे में समझाता हूँ। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ फाइनाइट हो। जैसे कि अगर मैंने कभी रोस्टर फॉर्म में ऐसे दिया 1 2 3, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये पता है आपको फाइनाइट है, यहाँ पर फाइनाइट है। और अगर ऐसी कोई चीज़ लिख दूँ मैं 1 2 3 और डॉट लगा दूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ लिख दूँ कि ए ऐसे ऐसे करके लिख दूँ, ठीक है, -1 और 0 और 1 और 2 और ऐसे करके लिख दूँ, तो ये, या फिर समथिंग ऐसे कि मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे कर दिया -1 0, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इन्फानाइट है। ये इन्फानाइट है और ये फाइनाइट है, जिसमें पता हो, और ये सारे इन्फानाइट है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी चैप्टर में जो यूज़ होगा वो सारा आपको मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन। तो यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लिया और नॉट एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लिया और फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लिया, इन्फानाइट सेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का पढ़ लिए, वो भी चैप्टर में यूज़ डेफिनेटली होगा। तो इक्वल सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट के बारे में बताता हूँ मैं। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स इक्वल हो एंड सेम हो। हाँ जी, मैंने कहा कि इक्वल हो और सेम हो, बहुत मेन है। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा, एक में मैंने लिखा कि 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरे में मैंने लिखा 3 2, क्या ये इक्वल सेट है? क्या ये इक्वल सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेम भी नहीं है, सेम भी नहीं है, और 4 है यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। दूसरा एग्जांपल मैं किस तरीके से लूँगा? ऐसे लूँगा मैं कि मैं इसको यही लिख दूँगा 1 2 3 4, और दूसरों को मैं लिख दूँगा ऐसे करके 4 3 2 1। चलो मुझे बताइए, ये इक्वल सेट है? अब आप गिनेंगे कि 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, बट सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है वो होती है हमें देखना कि वो सेम है या नहीं है। 4 4 से नहीं देखना, हमें देखना सेम है या नहीं है। सेम होंगे तो 4 खुद ही बन जाएंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 3 2 1 है,
तो ये भी एक इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म को जब लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर का कोई रोल प्ले नहीं होता है। ऑर्डर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4। ऑर्डर को आप कैसे भी लिखिए, ऑर्डर का कोई रोल प्ले नहीं होता, ऑर्डर को आप कैसे भी लिख सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि क्या ये इसमें जो एलिमेंट्स है वो इसमें भी हैं, फेस सेम है, फेस सेम है तो वो इक्वल सेट्स है। और एक अनइक्वल सेट्स कौन से होंगे? अनइक्वल सेट्स वो वाले सेट्स होंगे जिसमें जैसे कि ये देख सकते हो ये अनइक्वल सेट्स हैं, ये इक्वल सेट्स नहीं है।